मान लो कि आप दुनिया के पहले इंसान हो। आप अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हो, आप रास्ते में एक शेर को देखते हो और आपको पता नहीं है कि शेर क्या होता है। आप अपने बच्चे को उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ा देते हो और शेर आपका बच्चा खा जाता है। तो आप घर जाते हो और दुखी हो जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी वाइफ को फिर से प्रेग्नेंट कर लेते हो और 5 साल बाद अपने नए बच्चे के साथ आप फिर से बाहर निकलते हो और एक शेर को दूर से देखते हो। इस बार आप अपने बच्चे के साथ छुप जाते हो, शेर चला जाता है और आप दोनों बच जाते हो। तो आप बाहर निकलते हो, अपने बच्चे के साथ फिर से चलते हो। तभी एक परिंदा उड़ता हुआ आपके ऊपर से निकल जाता है और तभी आपका बच्चा बिना किसी वजह के मर जाता है और आप फिर से दुखी होकर घर जाते हो। आप अपनी वाइफ को फिर से प्रेग्नेंट करते हो और आप खुद से वादा भी करते हो कि इस बार नए बच्चे को शेर से छुपाओगे और अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ दिखाई दिया तो उससे भी छुपाओगे। तो सोचने के 2 तरीके, दोनों डिसीजन जो आपने लिए फास्ट और ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस पर बेस्ड थे, जिसे इस बुक के ऑथर काहनमैन ने सिस्टम 1 कहा है। सिस्टम 1 से हमें पता चलता है कि हम कितने बेवकूफ हैं, कितने इलॉजिकल हैं। इसलिए हम सिस्टम 1 को अहमियत नहीं देते, ये सोचते हैं कि ये बेकार है। अगर आपने अपनी स्लो और लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया होता तो आप शेर के बारे में सही सोच रहे थे, लेकिन परिंदे से बच्चे की डेथ का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमें सिस्टम 1 की वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिस्टम 1 की वजह से ही हम जिंदा हैं और हमारे जिंदा रहने की कीमत कुछ बेवकूफी भरे अजम्पशंस हैं, जैसे कि परिंदे के उड़ के जाने से आपका बच्चा मर जाता है। लेकिन सोचो कि अगर हम एक जोर से आने वाली आवाज सुनने के बाद भी वहां से भागते नहीं, वहां पर केयरफुली एनालाइज करने बैठ जाते, तो हम शायद यहाँ ना होते। यही है फर्स्ट टेक अवे, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। दोनों सिस्टम्स के बहुत से फायदे, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी सिचुएशन में हमें सिस्टम 2 का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, लेकिन हम वहां सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं और यही चीज हमें सारे बायसेस और फैलेसीज की तरफ ले जाती है जो कि सही नहीं है। एक परिंदे के आपके ऊपर से उड़ते हुए जाने से यह समझना कि आपका बच्चा मर जाता है, ये सही नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे बड़े रेडवुड के झाड़ की ऊंचाई 1200 फीट से ज्यादा होती है या उससे कम? सबसे बड़े रेडवुड के झाड़ की ऊंचाई के बारे में आपका अंदाजा क्या है? एक ग्रुप से इन 2 सवालों का जवाब मांगा गया और दूसरे ग्रुप को बिल्कुल वही सवाल पूछे गए, लेकिन सिर्फ पहले सवाल में 1200 फीट की जगह उससे पूछा गया कि पेड़ की ऊंचाई 180 फीट से ज्यादा होती है या कम। तो आपको क्या लगता है कि जवाब कैसा होगा? पहले ग्रुप का एवरेज गेस 844 फीट था, दूसरे ग्रुप का एवरेज गेस 282 फीट था। यह एक बड़ा फर्क है, इसे एंकरिंग कहा जाता है। तो आप खुद से पूछिए कि इसका इस्तेमाल आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। इकोनॉमिस्ट डैन एरली कहते हैं कि हमें ज्यादातर चीजों की कॉस्ट पता नहीं होती कि वो कितने की होनी चाहिए। अगर आप भी एक एक्सपर्ट नहीं हो, जैसे कि हम ज्यादातर चीजों में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप भी नहीं जानते कि एक रेडवुड के पेड़ की कितनी ऊंचाई हो सकती है। मैं नहीं जानता कि एक मिक्सर ग्राइंडर मुझे कितने में खरीदना चाहिए। क्या यह 1000 का होना चाहिए, 1500 का होना चाहिए या 2000 का होना चाहिए? मैं नहीं जानता। इसलिए हम अलग अलग तरीके से प्राइस का अंदाजा लगाते हैं और एंकरिंग इसका एक तरीका है। तो फिर से एंकरिंग आपके लिए पर्सनली कैसे फायदेमंद हो सकती है? अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो क्या आप उस प्रोडक्ट की असली कीमत का अंदाजा उसकी एमआरपी देखकर लगाते हो? अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी रखनी चाहिए ताकि एंकरिंग का आपको फायदा मिल सके? यही है सेकंड टेक अवे, एंकरिंग को समझो। मेरी लाइफ में जो पीस ऑफ माइंड है मुझे वो बहुत पसंद है। मैं कहीं जाता हूं तो मैं किसी दंगे फसाद के होने के डर को लेकर परेशान नहीं होता, प्लेन क्रैश या ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सोचकर परेशान नहीं होता। और ये पीस ऑफ माइंड मुझ में इसलिए आया है क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का कंज्यूमर नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ जो हमेशा वरीड रहते हैं। तुमने देखा कैसे दंगों का माहौल हो रहा है, फलाना खतरे में है, ढिमकाना खतरे में है, हमें कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ये चीजें होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जिस प्लेन में आप जा रहे हो उसके क्रैश होने के चांसेस नियर टू 0 हैं। जिस नई जगह पर आप जा रहे हो वहां पर दंगे होने या टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस नियर टू 0 हैं। इसे साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी कहा जाता है। ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस नियर टू 0 हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसका रीजन है आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब आप खुद से पूछिए कि इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करने से आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हो। क्या अपनी लाइफ एंजॉय करना सही है? क्या ये रियलाइज करना सही है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी उसे प्राइम टाइम डिबेट्स में बताया जाता है? या फिर रोज न्यूज देखी जाए जहां पर कॉन्स्टेंटली एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से डराया जाता है, लड़ाया जाता है, नेगेटिव न्यूज दिखाकर टेंशन क्रिएट की जाती है, क्योंकि यही बिकता है। यही है तीसरा टेक अवे, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। मान लो कि मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। गेम सिंपल है, मैं एक कॉइन उछालूंगा, आप जीते तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, अगर मैं जीता तो आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या आप खेलना चाहोगे? अगर आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हो तो ये गेम आप नहीं खेलना चाहोगे। लेकिन मैं अगर खेल के रूल्स को थोड़ा बदल दूं,
आप जीत जाते हो तो मैं आपको 1,20,000 दूंगा, और अगर हार गए तो आप मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए दोगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू के नजरिए से ये अच्छा खेल है। क्या अब आप खेलना चाहोगे? लेकिन अब भी आपके हारने के 50% चांसेस हैं। अब भी आमतौर पर लोग ये खेल नहीं खेलना चाहेंगे। इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। अक्सर लोग बहुत ही लॉस अवर्ज होते हैं। हकीकत में आपको इस खेल को खेलने के लिए लोगों को 2 लाख रुपए ऑफर करने होंगे। आप खुद से फिर पूछिए कि आप इस बात को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है कि किसी को भी कन्विंस करने के लिए फायदा बताने की जगह वो क्या खो देंगे, उनके क्या नुकसान, उनके हाथ से क्या निकल जाएगा, ये बताना ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को यह समझाना चाहते हो कि शराब पीना बुरा है, तो आप कैसे समझाओगे? क्या आप उसे यह कहोगे कि वो शराब पीना छोड़ देगा तो उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा? या फिर आप उससे यह कहोगे कि वो शराब नहीं छोड़ेगा तो उसे अपने सबसे क्लोज लोगों को खोना पड़ेगा, जैसे कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स। यही है 4th टेक अवे, अंडरस्टैंड द लॉस अवर्जन। अब मान लो कि मैं आपका डॉक्टर हूं और मुझे आपका एक ऑपरेशन करना है। मैं आपको बताता हूं कि 10% पॉसिबिलिटी है आपकी डेथ होने की। मैं आपको यह भी बोल सकता था कि 90% चांसेस है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही बात है, लेकिन पहले केस में आपको ज्यादा बुरा फील होगा। इसे फ्रेमिंग कहते हैं। एग्जैक्ट सेम बात को आपके फ्रेम करने के स्टाइल से काफी डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यही है 5th टेक अवे, अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग। अब खुद से पूछिए कि आप फ्रेमिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। कैसे आप फ्रेमिंग से चीजें ज्यादा अपीलिंग बना सकते हो। कैसे आप अपने दोस्तों, बच्चों या किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और लास्ट में 6th टेक अवे, अंडरस्टैंड द संक कॉस्ट फैलेसी। यह आपके पास्ट के डिसीजन की वजह से प्रेजेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करने के बारे में है। एग्जाम्पल लेते हैं कबीर का। उसे पत्ते खेलना नहीं आते, लेकिन वो फिर भी खेलने जाता है और जीतता तो कुछ नहीं है, 1,00,000 रुपए उल्टा हार जाता है। अब अगर कबीर अपने जीतने की पॉसिबिलिटी देखे, जिसके लिए उसे सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होगा, तो वो अपने हारे हुए 1,00,000 रुपए भूल जाएगा और वहां से तुरंत उठकर चला जाएगा, क्योंकि हारे हुए 1,00,000 रुपए का उसके जीतने के चांसेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो यही सोचकर खेलता रहेगा कि वो इतनी बार हार गया है तो अब जरूर जीतेगा, 1,00,000 रुपए हार गया है तो कुछ तो जीतना चाहिए, तो वो और हारता ही जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ महीने पहले प्रीति ने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी थी। उसका घर चॉकलेट से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे हेल्दी ईटिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला कि ये खाने से तो उल्टा उसे नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या वो चॉकलेट्स खाना बंद कर देगी? क्या वो चॉकलेट्स को घर से बाहर निकाल देगी? उसने पैसे दिए हैं इन चॉकलेट्स के लिए, उसके लिए इन चॉकलेट्स से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा, भले ही इससे उसे नुकसान हो रहा है। अब आप कबीर और प्रीति को देखकर बोल सकते हो कि यार ये दोनों क्या बेवकूफ लोग हैं, लेकिन रियलिटी में हम और आप इनसे अलग नहीं हैं। हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। याद कीजिए, आप थिएटर में मूवी देखने गए और इंटरवल तक आपको लगने लगा कि फिल्म बहुत बोरिंग है और टाइम वेस्ट है, तो भी आप मूवी खत्म होने तक बैठे रहे। आप मूवी बीच में छोड़कर जा सकते थे, आपको किसी ने नहीं रोका, आप अपना टाइम बचा सकते थे, लेकिन आपको लगा कि यार पैसे दिए हैं तो पूरी देखेंगे। आपके घर में ऐसा बहुत सारा सामान है जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। जो चेयर आपने खरीदी थी आपके छोटे से घर में, उससे परेशानी हो रही है, वो किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आपने उसके 1,000 रुपए दिए थे। यह है संक कॉस्ट फैलेसी। आपके पहले के डिसीजंस ने आपके आज के लिए जो अच्छा है उसे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप थिएटर में पैसे देकर मूवी देखने गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बोरिंग निकलने पर भी आप उसे देखते रहो। मेरी बात से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं जान जाऊंगा कितने लोग अग्री करते हैं। और इन बातों को अप्लाई करने के लिए कमेंट में अफर्म करना, यस आई विल लिखे। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।